आइए दोस्तों, आज आप जानकारी लेंगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ये उलेमाओं के सहयोग से 1351 उलेमाओं के सहयोग से 1351 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा और 1388 तक रहा था। इसकी 1388 में मृत्यु हो गई थी। इनकी माँ एक हिंदू थी। माँ का नाम था बीबी जैला। माँ का नाम बीबी जैला था। इनकी माँ हिंदू थी। फिरोज शाह तुगलक दासों का बहुत शौकीन था। फिरोज शाह तुगलक दासों का बहुत शौकीन था। इसके दरबार में दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहे थे। 1,80,000 अनुमानित 1,80,000 दास 1,80,000 दास फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। उन्होंने दासों के लिए एक विभाग की स्थापना करी थी जो था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान की स्थापना की। दीवान ए बंदगान एक दास विभाग की स्थापना की। गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा दी और चिकित्सालय का निर्माण किया जिसका नाम था दारुल शिफा। निःशुल्क चिकित्सालय खुलवाए। निःशुल्क चिकित्सालय जिनका नाम था दारुल शिफा। निःशुल्क चिकित्सालय दारुल शिफा अर्थात अस्पताल या हॉस्पिटल बनवाए। दीवान ए बंदगान और एक दान विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवान ए खैरात। खैरात माने होता दान। तो दीवान ए बंदगान दासों का शौकीन था। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। तो दासों के लिए एक विभाग बनाया दीवान ए बंदगान। गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा के लिए चिकित्सालय बनवाए। निःशुल्क चिकित्सालय थे, उनका नाम था दारुल शिफा। और एक दान विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवान ए खैरात। दान विभाग की स्थापना करी थी। इन्होंने हक ए सर्व एक सच्चाई कर लगाया था। हक ए सर्व एक सच्चाई कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सच्चाई के लिए व्यवस्था को काफ़ी सुदृढ़ किया था। भारत में नहरों का सर्वाधिक विकास फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नहरों का बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछा दिया। सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की और एक सिंचाई का कर लगाया था जिसका नाम था हक ए सर्व। सिंचाई कर लगाया हक ए सर्व, जो कुल उपज का 1/10वां हिस्सा होता था। कुल उपज का 1/10वां हिस्सा होता था। जो सिंचाई कर था हक ए सर्व सिंचाई कर था, ये कुल उपज का 1/10वां भाग होता था। इसने 300 नए नगरों की स्थापना की जिसमें फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजशाह, कोटला, जौनपुर और हिसार 5 शहर प्रमुख थे। इसने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की जिसमें फतेहाबाद, फिरोजाबाद और फिरोजशाह, कोटला, जौनपुर और हिसार जो प्रमुख थे। फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में रोजगार कार्यालय खोला। फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की जिसमें संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। लोकनाट्य विभाग की स्थापना की। लोकनाट्य विभाग के तहत इसने सड़कों का निर्माण कराया और पुरानी इमारतों को मरम्मत कराई। सड़कों का निर्माण कराया और पुरानी इमारतों की मरम्मत कराई। पुरानी इमारतों के मरम्मत के तहत दिल्ली में कुतुब मीनार, जो बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई थी, उस चौथी मंजिल की मरम्मत कराई और एक नई मंजिल और बनाई जो 5वीं मंजिल थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई। कुतुब मीनार में 3 शासकों का योगदान रहा। इसमें अलाउद्दीन खिलजी योगदान करना चाहता था लेकिन और अधिक इमारत की ऊंची इसमें 5वीं के बाद और इमारत नहीं बना सका, तो उसने इसके पास से गलाई दरवाजा निर्माण कर दिया था। फिलहाल जो कुतुब मीनार से संबंधित नहीं है।
तो यहाँ पर कुतुब मीनार में 3 शासकों का योगदान रहा था। सबसे पहले नींव पड़वाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। फिर 4 मंजिल तक इसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया और 4थी मंजिल की मरम्मत और 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया। तो 3 शासकों का इसमें योगदान रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी का कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं था। ये बागवानी का बहुत शौकीन था, तो इसने लगभग 1200 दिल्ली के आसपास लगभग 1200 फली बाग लगवाए, फल देने वाले 1200 फली बाग लगवाए। फिरोज शाह तुगलक ने सभी कष्टाई करों को समाप्त कर केवल 4 कर लगाए, जजिया, जकात, खुम्स और खराज। जजिया कर गैर ब्राह्मणों पर लिया जाता था, जकात गैर मुस्लिमों पर लिया जाता था, खुम्स गनीमत पर लिया जाता था। गनीमत लूट के माल पर, जो इसके साथ सेना जाया करती, लूटमार किया करती, जो धन लूट के लाया करती थी, उस पर भी ये टैक्स लेता था। खुम्स और खराज एक भूमि कर था, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय भी रहा था। इसने 4 प्रकार के कर लगाए थे, जजिया, जकात, खुम्स, खराज। फिरोज शाह तुगलक ने सम्राट अशोक के लगवाए हुए 2 स्तंभों को उखड़वाया, एक टोपरा का स्तंभ, सम्राट अशोक के लगे हुए स्तंभों को उखड़वाया, एक टोपरा का स्तंभ और एक मेरठ का स्तंभ। टोपरा का स्तंभ जो हरियाणा के अंबाला में था, दोनों स्तंभों को उखड़वा कर इसने दिल्ली में लगवाया। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतहुत ए फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी। इसके समय एक विद्वान निवास करता था, जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक की रचना की। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक की रचना की। इसने फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में सरकारी पदों को वंशानुगत बनाया, सरकारी पदों को वंशानुगत बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए, जिन्हें अद्दा और भिख कहा गया। फिरोज शाह तुगलक के समय तांबे के सिक्के अद्दा और भिख थे। फिरोज शाह तुगलक के समय तांबे के सिक्के। इसकी नीतियाँ, फिरोज शाह तुगलक की नीतियाँ अकबर से मिलती जुलती थीं। अतः एक इतिहासकार थे हेनरी इलियट। हेनरी इतिहासकार थे हेनरी इलियट। हेनरी इलियट हेनरी इलियट ने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा। दिल्ली सल्तनत अकबर, क्योंकि इसकी योजनाएं अकबर से मिलती जुलती थीं। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक उलेमाओं की तरफ आकर्षित हुआ, तो उलेमाओं से आकर्षित होकर इसने हिंदू मंदिरों की मरम्मत पर रोक लगा दी। पहले इसने हिंदू मंदिरों की भी मरम्मत कराना प्रारंभ करी, लेकिन उलेमाओं के कहने पर इसने हिंदू मंदिरों की मरम्मत पर रोक लगा दी और इसने नगर कोट का ज्वालामुखी मंदिर और पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति को तोड़कर समुद्र में फेंकवा दिया। इतिहास के 3 मुस्लिम शासक रहे थे जिन्होंने हिंदू मंदिरों को बड़ी मात्रा में क्षतिग्रस्त किया था। सबसे पहले आया था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने हिंदू मंदिरों की मूर्तियों को तोड़कर अपने गजनी की मस्जिदों की सीढ़ियों पर लगाया था। एक था फिरोज शाह तुगलक, जिसने मूर्तियों को तोड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। और एक आया था लोधी वंश में सिकंदर लोधी, जिसने मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दी थी। फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन महमूद हुआ। फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन महमूद हुआ, जो एक अयोग्य शासक था और तुगलक वंश का पतन होना प्रारंभ हो गया। 1398 में मंगोलिया आक्रांता, जो दुर्दांत मंगोलिया आक्रांता थे, तैमूरलंग, 1398 में दिल्ली पर तैमूरलंग का आक्रमण हुआ। 1398 दिल्ली पर तैमूरलंग का आक्रमण। उस समय
तुगलक वंश का शासक उसमें तुगलक वंश का शासक नसीरुद्दीन महमूद था। इसने दिल्ली को पराजित कर नसीरुद्दीन की हत्या कर दी, नसीरुद्दीन को पराजित कर नसीरुद्दीन की हत्या कर दी और अपने सेनापति खिज्र खां को यहाँ के विजित प्रदेशों को सौंप जाता है और स्वयं मध्य एशिया के लिए वापस चला जाता है। अगला वंश आता है सैयद वंश, जिसकी स्थापना खिज्र खां ने की थी। अच्छा, अब देखें हम जजिया कर का इतिहास। जजिया कर सर्वप्रथम 712 में जजिया कर सर्वप्रथम 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था, लेकिन उसने भारत में शासन नहीं किया था, लगा के लूटपाट के चला जाता था। प्रथम भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था, जिसने जजिया कर को गैर ब्राह्मणों पर मजबूती से लगाया था जजिया कर को। फिर जजिया कर को 1564 में अकबर द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। पुनः औरंगजेब 1674 में जजिया कर को प्रारंभ कर देता है। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, औरंगजेब ने पुनः प्रारंभ कर दिया। औरंगजेब का 1713 में फर्रुखसियर, अकबर बंद कर देता है तो औरंगजेब प्रारंभ कर देता है। फर्रुखसियर फिर बंद कर देता है, 1713 में फर्रुखसियर समाप्त कर देता है। फिर अगला शासन किसी का आता है छोटे समय के लिए, 1717 में जजिया कर पुनः लागू कर दिया जाता है। अर्थात जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त करने वाला अंतिम शासक जो था वह था मोहम्मद शाह, ये मुगल वंश का था। तो जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने प्रारंभ किया। जजिया कर सर्वप्रथम भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ किया। जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया और जजिया कर को पूर्णतः समाप्त मोहम्मद शाह ने किया। तो जजिया कर को पूर्णतः समाप्त मोहम्मद शाह ने किया। ये जजिया कर का इतिहास